नाज़रीन, नया दौर के साथ आज शब फिर आपके साथ मौजूद हैं। अभी मुझे जॉइन कर रहे हैं और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नजम सेठी साहब। हर सोमवार की तरह से हम जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, जो बहरान क्राइसिस बन बन गया है और वो मजीद बढ़ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा इशारा टीएलपी के साथ जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, जो पहले वायलेंस हुआ है उसकी तरफ है, और ये कि ये मामला कहाँ जा रहा है। पिछले चंद दिनों से मुल्क जो है वो तरह तरह की अफवाहों की जो है उसका शिकार है। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वक्त नहीं दिखा रहा तफसीलात, वो इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहा है। इससे लोगों को मालूमात में कमी है, और यही वजह है कि र्यूमर्स तरह तरह के, सबसे बड़ा र्यूमर तो पिछले दो 24 घंटे से ये सर्कुलेट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लग जाएगा। 1977 53 का हवाला दे के जो माजी में हुई हैं सारी डेवलपमेंट, तो लोग यही बात कर रहे हैं। तो हम यही जो है सवाल करेंगे सेठी साहब से कि ये सिचुएशन इस वक्त जो है ये क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर ये आ जाएगी तो आगे क्या होगा। लेकिन आगाज हम करेंगे वजीर आजम के कौम से खिताब से, जिसमें उन्होंने कहा कि टीएलपी और उनका एक ही जो मकसद है, मेथड्स फर्क हैं। और उन्होंने एक तरह से उनके बयानिया की मुकम्मल तायीद भी की, तौसीक भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ उसके ऊपर। और साथ में वही उनकी जो पुरानी बात है मगरबी दुनिया के हवाले से, जो वो पहले भी बात करते रहे हैं, अपने ट्विटर थ्रेड में भी कही और आज उन्होंने कौम से खिताब में भी कही, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जी सेठी साहब, तो अगर आपने पीएम का स्पीच तो देखी होगी आपने, जी देखिए। is it an adequate response to the crisis? नहीं देखिए, पीएम की स्पीच के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लद्दाख को और उनके सपोर्टर्स को। अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बातें उन्होंने जो कही हैं वो अपनी जगह दुरुस्त भी हैं कि इस्लामोफ़ोबिया को कन्फ्रंट करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएँ और वो ऐसे ना किए जाएँ जिसमें अपना नुकसान हो जाए। मगर वो अलग बात है, जो सवाल आपने पूछा है कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा, लोग इसकी इनकी बातों के ऊपर सोच करेंगे, शायद अपना रवैया तब्दील कर लें। ये जो गुस्सा है अवाम के अंदर, मैं नहीं समझता इसके साथ कोई फ़र्क पड़ेगा। अब उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि लद्दाख जो है ये अब एक प्रेशर ग्रुप नहीं रहा, ये एक सियासी जमात बन चुकी है, जो इलेक्शंस में हिस्सा लेती है और लेना भी चाहती है। पंजाब के अंदर ये 5वीं जमात थी, सिंध के अंदर ये तीसरी जमात थी। पिछले इलेक्शन में कोई 21-22 लाख वोट उन्होंने लिए। जिसका ये मतलब है कि अब इनके जो भी सियासी तौर पे ये जो अमल है इनका, वो हमेशा अब वो एक एज़ इलेक्टरल पार्टी की तरफ वो सोचते हैं कि हम अब हमने इलेक्शन लड़ने हैं, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए और हुकूमत को कैसे हमें कमज़ोर करना है ताकि हमारे लिए जगह मिले। तो इस सिलसिले में दे आर लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। वो जब भी मौका मिलेगा वो हुकूमत को ख़राब करेंगे, डिस्टेबलाइज़ करेंगे और बदनाम करेंगे सिटिंग हुकूमत को, ताकि उनके लिए अगली इलेक्शन में जगह मिले और इस वक़्त जो है उनके हमायतियों में भी उनकी तादाद में इज़ाफ़ा हो। तो पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि ये अपनी जगह पे है, ये मज़हबी डिमांड जो है, मगर लबैक ने इस डिमांड को सारे पाकिस्तान के अंदर कोशिश उनकी ये है, ये सारे पाकिस्तान के अंदर ये फैल जाए, सभी का ये डिमांड हो, ताकि फिर उनका जो सपोर्ट बेस है वो बढ़ जाए। और मैं समझता हूँ उस इस सिलसिले में वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। उन्होंने जब ये लॉन्च की थी तो उन्होंने मुमताज़ कादरी का जो केस है उसके ऊपर उन्होंने गौर व फ़िक्र किया और उसके लिए हिमायत की और फिर आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अवाम ने उनकी हिमायत की। हालाँकि एक जुर्म हुआ था मगर उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। उस वक़्त ये इब्तिदा में थे, ये देख रहे थे कि ये जो बात करने जा रहे हैं, इसमें कितना वज़न है, कितने लोग इनके साथ देंगे कि नहीं, मगर नज़र आ गया इनको। उसके बाद इनकी हर जगह पे कोशिश ये रही कि हुकूमत को, जो भी हुकूमत में है, उनको कमज़ोर किया जाए और अपने डिमांड्स जो हैं, वो बढ़ा-बढ़ा के बताए जाएँ, जिसके अंदर सियासी डिमांड्स भी हों और मिलिटेंसी भी हो, धमकी भी हो, दोनों चीज़ें हों। जो कि जिस किस्म की धमकी बाकी सियासी जमातें नहीं कर सकती, क्योंकि उनके कारकुन जो हैं, वो उसकी तैयारी के लिए नहीं हैं, तैयारी में नहीं है, इनके हैं, मिलिटेंट लोग हैं। और फिर मज़हब का साथ, बहुत पावरफुल वेपन है ये, लोगों के दिलों और इमोशंस के ऊपर प्ले करता है। तो उन्होंने जो ये जो इश्यू खड़ा किया है,
अब इस इश्यू के ऊपर तो कोई भी इत्तेफाक उनसे, ये ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसपे हम इत्तेफाक ना करें। कौन ये चाहेगा कि इनकी जो बात है उसको कहा जाए कि आप गलत बात कह रहे हैं? ऐसी बात है ही नहीं। एक तो ये मुसलमानों के जज़्बे की बात है और हमारे अकीदे की बात है और हमारे यकीन की बात है। और हमारे साथ हमें भी सबको इस बात का एहसास है कि दुनिया के अंदर इस्लामोफ़ोबिया है और हमारे मज़हब के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज़ बना हुआ है, तो गुस्सा तो चढ़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें ना क्लास का मसला है, ना तबक़ात का मसला है, ना कास्ट का, ना ज़ात का, दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड। तो ये एक ऐसी बात है जिससे सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, कम से कम पाकिस्तान में तो वो मिलिटेंसी की तरफ भी जाते हैं, बाकी दुनिया में भी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ एक सियासी जमात ऐसी खड़ी हो गई है जो कि उसको मिलिटेंट तरीके के साथ प्रोपेगेट करना चाह रही। तो उसमें ये कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस बात को, इसका एहसास होना चाहिए उन्हें कि ये अब सियासी, ये मज़हबी चीज़ तो अपनी जगह पे है, मगर इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल स्लोगन आल्सो। और वो पॉलिटिकल स्लोगन जो है वो, उसका ताल्लुक स्टेट कैप्चर ऑफ पावर के साथ है, हुकूमत बनाने के साथ है, हुकूमत बिल्कुल। गिराने के साथ है एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा आपको कि खान साहब को जब ये बातें अब याद आनी शुरू हो गई हैं, तो इनको उस वक़्त भी याद आनी चाहिए थी जब ये लबैक के साथ खड़े होके और ये और शेख साहब खड़े होके नून लीग के खिलाफ अटैक कर रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे 2018 में ग़ालिबन या 2017 में। और शेख साहब कह रहे थे कि हम धावा बोल देंगे, इनको जो बात कहते हैं इनकी मान लें, और फिर ज़ाहिर है उस हुकूमत को बात माननी भी पड़ी, ज़ाहिद हामिद साहब की छुट्टी करानी पड़ी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर इन्होंने जब इस्तीफ़ा ये खड़े हुए तो फिर इनके साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए। अब आपको एहसास है इस बात का कि जो आपने मुआहदा किया है उसको आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि ये अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये आपके हाथ में एक टूल नहीं है। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ये एक वक़्त टूल हो, मगर अब दिन-ब-दिन जब जैसे उनका सपोर्ट बेस बढ़ता जा रहा है, वो आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उनकी एक ऑटोनॉमी बनती जा रही है और वो, जैसे मैंने कहा, देयर आर पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, सीटें लेना चाहते हैं और अपना बेस बढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जी। तो और दैट इज़ द इश्यू। बिल्कुल, दैट इज़ द इश्यू। मैं थोड़ा-सा ये भी इज़ाफ़ा कर दूँ, सेठी साहब के जो पिछला 2018 का इलेक्शन था, उसमें पंजाब में टीएलपी जो थी वो नंबर 2 पे नंबर 3 पे थी, पीपल्स यही पार्टी मैंने को भी कहा, पीछे छोड़ गई थी। यही मैंने 1 कहा। लाख वोट ज़्यादा थे, क्यूमुलेट है। और ये आप देखें ना, ये एक राइज़िंग फ़ोर्स है। और ये इसकी जो राइजिंग सियासी कुवत है और जो स्टेट कैप्चर का एम्बिशन है, तो आप मैं मेरा जो फॉलो अप क्विक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे ये सिचुएशन मैनेज कर पाएंगे? क्या वो वाकई में इनके ऊपर क्रैकडाउन के जो इरादे और बैन का ये पूरा, क्योंकि कल जो इतवार को हुआ है वायलेंस लाहौर में, और जिस तरह से हमने मनाजिर देखे हैं पुलिस वालों को अगवा करना और ये करना, तो उससे तो यही साबित होता है कि फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो नहीं कर पा रही उस तरह से क्रैकडाउन जैसे कि उन्होंने प्लान किया है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो इसीलिए तो अब आज के मैंने सुना है कि 3 मीटिंग्स, नेगोशिएटर्स की मीटिंग्स हैं। एक पहले पंजाब में हुई है गवर्नर साहब के साथ और इन लोगों के साथ, जिसमें इन्होंने पुलिस के लोगों को रिहा करवाया है। और उसके बाद फिर शेख रशीद साहब की मीटिंग हुई है। मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स कादरी साहब मिल के गए थे। और अब मैंने सुना कि फिर एक रात को फिर एक मीटिंग और हो रही है। तो ज़ाहिर है बिहाइंड द सीन्स एस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी जो हैं वो भी लगे हुए हैं इनको समझाने में। मगर दूसरी तरफ आप ये देखिए ना कि क्या दे सकते हैं इनको। पहले जो एक झूठ बोले इतने, अब क्या वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है, अब वो तो शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना, तो क्या आप नेगोशिएशन में उनको क्या आप वादे नए करेंगे? और वो वादे अगर इस वक़्त आपने इनको पीछे हटा लिया है या उनको परसुएड कर लिया कि अच्छा भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और सपोज़ वो मान भी जाते हैं और फिर आगे जाके आप नहीं करते, तो अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट, बड़ी प्रोटेस्ट होगी, इससे भी ज़्यादा मिलिटेंट प्रोटेस्ट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक़्त क्लूलेस है और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि इसको कैसे हैंडल करना है। और आपने देखा यहाँ एक और इश्यू भी बना। हमने पहले सुना था कि रेंजर्स को बुलाया जाएगा। फिर हमने ये सुना कि रेंजर्स हैं मगर वो नज़र भी नहीं आ रहे या दूर ही हैं, पुलिस हैंडल करेगी। अब आपने देखा पुलिस से जब हैंडल किया तो क्या हुआ? ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस वक़्त कमज़ोरी नहीं दिखानी, सिर्फ़ लबैक को कमज़ोरी नहीं दिखानी, मगर
एस्टैब्लिशमेंट को भी कमजोरी नहीं दिखानी, क्योंकि सबको इस बात का एहसास है कि एस्टैब्लिशमेंट यही चाहती है कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए और कोई बेहतर हुकूमत आए जो कि कारकर्दगी कर सके। मगर तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया, नहीं हमें रेंजर्स नहीं चाहिए, हमें हम अपनी पुलिस के साथ ही करेंगे। मगर पुलिस की तो ट्रेनिंग नहीं है ना पुलिस से लोग डरते हैं, ना पुलिस की ट्रेनिंग है। रेंजर्स की ट्रेनिंग भी है, डिसिप्लिन भी है, और लोग रेंजर्स से डरते भी हैं। रेंजर्स के साथ इस किस्म की झड़पें लोग मुश्किल ही है कि कोई आके करे। अब आपने देखा रेंजर्स को नहीं बुलाया। अब अगर ये लॉन्ग मार्च होती है तो फिर रेंजर्स को आना पड़ेगा ना, फिर ये पुलिस तो नाकाम हो जाएगी। और अब हम सुनने सुनने में ये आ रहा है कि बाकी सियासी और मजहबी जमातें जो कि नॉर्मल रूटीन की जमातें हैं, जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं, जेयूआई हो गई, या जेआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये मौलाना के हो गए, ये अब, और बाकी आपने देखा जो बाकी भी छोटे छोटे ग्रोह हैं, वो भी तैयार हो गए हैं, बिकॉज उन्हें भी इस बात का एहसास है कि ये अब सिर्फ लबैक का बात नहीं है, ये इस्लाम की बात है, हमारे प्यारे रसूल अल्लाह की बात है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ इससे इस ये जो फ्लड आ रहा है इसको रोकने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर इस दफा रोक भी लेते हैं को वादे करके, तो आगे जाके ये जो फ्लड आ रहा है इसको कैसे रोके। जी, कैसे रोकेंगे? बड़ी अहम बात है। सोलंकी साहब सेठी साहब, जी। सेठी साहब, ये जिस तरह का बहरान है, इससे मिलते जुलते बहरान माजी में भी आए हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में। 50 के अशरे से ले लें, फिर 74 में, फिर 77 में, फिर वो सलमान रुश्दी का जो वाकया हुआ था मोहतरमा की हुकूमत के दौरान, जिसमें कौसर नियाजी वगैरह ये लोग थे। तो फिर हालिया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, और अब फिर यही इनके सामने मिलते-जुलते। आपके ख़्याल में ये जो इमरान सरकार है, उसने पहले तो एक जाके मुआहदा किया, और उसकी जो शर्तें हैं, वो तो बिल्कुल ये है कि हर चीज़ वो मानते चले गए, और फिर अचानक जो है, इन्होंने जिस तरीके से गिरफ्तार किया और फिर पाबंदी लगाई, और अब जो है वो पाबंदी लगाने के बाद उस कलअदम जमात के साथ ये मुआहदे कर रहे हैं। टीवी चैनल्स पे चलवाया कि उनके नाम से एक बयान चलवाया कि वो लोगों से कह रहे हैं कि जी कारकुन वापस जाएं, और जो शुरा है वो अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दे। साथ में वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो ये जो हैंडलिंग है इमरान सरकार की, इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगर नेगोशिएशन करने जाएं तो पहले टफ हो, आप शो करें कि हम बड़े टफ हैं। अगर आप पहले से ही आप शो करें कि हम टफ नहीं है, तो फिर नेगोशिएशन आप क्या करेंगे। ये तो एक स्टैंडर्ड एसओपी है। तो उन्होंने कहा कि यार टफनेस तो यही है कि इनके साथ इस वक्त बात करने गए विदाउट बीइंग टफ, तो ये तो चढ़ाई कर देंगे, ये तो सुनेंगे नहीं, ये अपनी ताकत देखेंगे तो समझेंगे हम कमजोर हैं। तो चलें फिर थोड़ी सी पिटाई करते हैं और उसके बाद बैन कर देते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं। तो इनकी तरफ से तो बड़ी स्टैंडर्ड तरीके से इन्होंने अपना काम किया। अब मसला ये है कि दूसरी साइड जो है उसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उनके साथ हो गई है। एक तो ये कि वो उनका रेजिस्टेंस में वो पीछे नहीं हटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब है कि कंसिस्टेंटली। मगर उसके अलावा उनका जो प्रोपेगेंडा विंग है, अब वो इनका कुछ और मौकफ है कि वो प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा है उसकी तरफ भी आएंगे हम। उसके साथ बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर हमदर्दियां इनके साथ हो गई हैं, जिससे ये हुआ है कि ताजर बरादरी और बाकी लोग जो है दूसरी सियासी जमातों में भी, उनकी भी हमदर्दियां इनके साथ हो गई। उसकी 3 वजूहत जो कि इनको फायदा हुआ है उसका। एक तो ये कि इन्होंने रेजिस्टेंस की है और सक्सेसफुली रेजिस्टेंस की है। सक्सेसफुल रेजिस्टेंस जब होती है तो लोग ज्वाइन करते हैं, अगर अनसक्सेसफुल हो तो लोग भागते हैं। तो सक्सेसफुल रेजिस्टेंस। दूसरी चीज कुर्बानी दी है, जिसके साथ और भी जज्बा होता है और भी गुस्सा होता है इस किस्म के माहौल के अंदर जहां मजहब का मसला हो। और तीसरी बात ये बड़ी अहम है कि ये बाकी सियासी लोग और सियासी जमातें और तबकात और तबकों से लोग, उनको जब ये हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, तो उस वक़्त तो फिर हमदर्दी तो होती है ना, दिल की बात आती है। वहाँ आप पीपल्स पार्टी में हो या आप नून लीग में हो या आप किसी और जमात में भी हो, दिल को तो लगती है ना कि यार बात तो सही कह रहे हैं। तो इसलिए इनको अब इन द लास्ट 3 दिन में बहुत सी ज़्यादा सपोर्ट मिल गई है।
कुछ सपोर्ट इनके साथ सड़कों पे आ रही है, मगर कुछ सपोर्ट पीछे है, जो हमदर्दियां इनके साथ हैं कि यार ये बात सही कह रहे हैं। और आखिरी पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये इस किस्म के हालात डेवलप करते एक ऐसे माहौल में जहाँ खुशहाली होती, बेरोजगारी ना होती, महंगाई ना होती, हुकूमत के खिलाफ इतनी नफरत ना होती, तो शायद इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट मूवमेंट बनना भी नहीं था। और लोग कहते हैं यार ठीक है, हम अपना काम तो करें ना। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि लोग डूब रहे हैं, उनके दुख जो हैं वो इससे पहले से बढ़ रहे हैं। उन हालात में जब इतना गुस्सा आवाम के अंदर आ रहा है, ताजरों के अंदर आ रहा है, आम आदमी के अंदर आ रहा है, लोअर मिडिल क्लासेस में आ रहा है, मिडिल क्लास में आ रहा है, जिसका गुस्सा इमरान खान और पीटीआई हुकूमत के साथ और कुछ हद तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिन्होंने सतून बनाया है, उस माहौल के अंदर तो ये तीली थी, एक आग लगनी लगनी थी, तैयार थी, सारा सारा माहौल तैयार था। तो मैं ये समझता हूँ, ये मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि इस माहौल में जो बनता जा रहा है, इस माहौल के अंदर किसी किस्म की तीली भी लग सकती है। अच्छा, अगर मजहब की तीली लगे फिर तो बचाव बहुत मुश्किल है, फिर सारा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है। अब और ये भी कि ये सिर्फ एक छोटा सा ग्रोह नहीं है, ये एक इलेक्ट्रल फोर्स जो बनने जा रही है, जिसकी लीडरशिप मरहूम रिजवी साहब बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे, बड़ी जबरदस्त उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, तो उन्होंने ये बनाई सारी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है ये बहुत बड़ी बन गई है। ये एक मुहिम गवर्नमेंट के खिलाफ भी अब शुरू हो गई है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो गुस्सा था, इसको पैग बना के अब अवाम जो है वो और जोर के साथ और गुस्से में एहतजाज कर रही है। जी और ये गुस्सा सिर्फ इनकी तरफ लिमिटेड नहीं है, और सियासी जमातों में भी सेठी जी साहब आ रहा है। सेठी साहब, अभी जो आपने आखिरी बात की कि ये जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि एक चिंगारी जो है वो पूरे चमन को आग लगा सकती है। लेकिन आज जो खान साहब ने तकरीर की, उसमें जो पाकिस्तान की मुआशी हालत का जो उन्होंने ज़िक्र किया, वो तो उसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने आज कहा कि हमारी मईशत उठ रही है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, दौलत में इज़ाफ़ा हो रहा है और जो चीज़ें हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का पाकिस्तान कौन-सा है और आपका कौन-सा है? देखिए सोलंकी साहब, ये सवाल ना आप मुझे पूछे ना मैं आपको पूछूं, ये आवाम को पूछिए ना जो सड़कों पे हैं, उनको पूछिए, वो जवाब दे रहे हैं इमरान खान को। आप कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, दिन ब दिन हमारे हालात खराब हो रहे हैं। उनको क्या कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो अमीर जो है वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायादार वो बड़े अमीर हो रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स के साथ। असद क्या उमर उसके कह साथ रहे हैं कि मजदूरों की असद उमर कह रहे क्या हैं कि मजदूर असद उमर कह रहे हैं कि गाड़ियों की जो सेल्स है वो बहुत ऊपर जा रही है। तो क्या मजदूरों के लिए कोई बेहतरी हो रही है इसके साथ? क्या उनकी मिनिमम वेज बढ़ रही है? क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? नहीं, ये तो एक्सेस कैपेसिटी बन गई थी, बिकॉज आपकी गिर गई थी, तो वो कैपेसिटी पूरी हो रही है। और तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, और अगर आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स देखें, तो क्या कौन सी ग्रोथ हो रही है? क्या ये फजूल बातें कर रहे हैं? ये किसको मतलब है कि पट्टी लगा रहे हैं लोगों की आंखों के ऊपर? लोगों की जुबान से समझ आनी चाहिए, उनकी आंखों के अंदर जो दर्द है, उनके पेट के अंदर जो दर्द है, उससे इनको एहसास होना चाहिए कि बाहर क्या हालात है। जी, मैं जो खान साहब की तकरीर थी आज, उसमें 2 बातें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पीएमएलएन को 2 बार ज़िक्र किया, यानी कि वो पहले की तरह ये वाला क्राइसिस जो है ये भी पिछली गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की पार्टी के खाते में डाला गया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे जब सलमान रुश्दी ने किताब शाया की और उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि नवाज शरीफ तो उस वक्त पीएम थे ही नहीं, वो तो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी उस वक्त मुल्क की पीएम। तो आप ये मतलब इस तरह की तकरीर के लिए तैयारी नहीं उनकी कोई करवाता, कोई उनको नोट्स नहीं देता कि बेसिक अ, फैक्ट्स जो है वो ठीक कर लें। सेठी साहब अ, सेठी साहब कोई 50 के करीब उनकी काबीना है, कई दर्जन उनके मुआवनीन हैं, उनके मुशीर हैं, ब्यूरोक्रेसी है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई टिम्बकटू का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। तो उनकी ये तैयारी है तकरीर की।
देखिए तैयारी शरी वो कोई नहीं करते, वो समझते हैं उनको सब पता है और वो शुरू हो जाते हैं। आप देखिए वो नोट्स वोट्स भी ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ जब कोई स्टेटिस्टिक्स बोलने होते हैं तो वो निकाल लेते हैं अपने नोट्स। तो ही इज़ अ मिस्टर नो ऑल। तो और मेरा ख्याल है ये उन्हें भी एहसास है इस बात का कि जो भी मैं मर्ज़ी कहूँ, मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल उसको गोली की तरह पी लेंगे, खा लेंगे। अभी आप देखिए ना इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं, आप उन्हें कहें कि जी खान साहब ने ये गलत भाव नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कोई चीज़ तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो हर चीज़ जो है वो या इनके वज़ीरों के ऊपर डाल देते हैं या किसी और के ऊपर डाल देते हैं। खान साहब इज़ द टीम अच्छी टेफ्लॉन नहीं मैन। है, टीम अच्छी नहीं है, एंड दैट्स हाँ, बहरहाल टीम अच्छी नहीं है। हाँ जी, वो टीम जो है वो वही टीम घूमती रहती है, कोई नया फिर भी टीम अच्छी नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही है। अब छोड़िए। अच्छा, हाँ। अच्छा, बट ये जो मार्शल लॉ की अफवाहें हैं, एनएस, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में मिलिट्री जो है वो हो सकता है? क्योंकि हमने पहले भी इस पे बात की थी, ऐसा तो चांस मेरे ख्याल से सबसे कम लाइकली ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा ये र्यूमर फैला पिछले 2 दिन में। अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे कि जी कुछ होने वाला है, हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए मार्शल लॉ तो किसी वक़्त भी लग सकता है। आपकी तारीख में आपने देखा कि मार्शल लॉ लगा ऐसे-ऐसे मौके पे जबकि कोई रीज़न नहीं था। ये भी शायद एहसास था कि दुनिया जो है उसको वेलकम नहीं करेगी। अब मार्शल लॉ लग गया, लगा लिया। जनरल साहब ने कहा जी ठीक है देखा जाएगा, घोड़े पे चढ़ जाते हैं या शेर पे चढ़ जाते हैं। फिर बाद में देखेंगे। वो और बात है कि फिर हालात बदल गए और वो शेर की सवारी बड़ी मुनासिब हो गई और वो दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया और पैसे भी देने शुरू कर दिए। मगर आजकल के हालात के अंदर बिल्कुल कोई ऐसी चांस ही नहीं है कि अगर ये मार्शल लॉ लगाएं और कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको सपोर्ट करेगी। तो मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं। इनफैक्ट तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि आपने देखा आइन में तब्दीली हो गई है। अब अगर कोई मार्शल लॉ लगाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट या सस्पेंड करेगा इस तरीके के साथ, तो बड़े सख्त कानून बन चुके हैं और किसी भी जज के लिए या कोर्ट के लिए उनको बाईपास करना, जैसे पहले वो बाईपास कर देते थे लॉ ऑफ नेसेसिटी, अब वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं आइन के अंदर से, ताकि कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके किसी जनरल को। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब मार्शल लॉ उतरता है, तो पहले तो जर्नैलों जो लोग मार्शल लॉ लगाते थे वो रिटायर हो जाते थे या घर चले जाते थे या मुल्क छोड़ देते थे। याह्या खान भी रह गए यहाँ, अयूब खान साहब भी यहीं रह गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ज़ियाउल हक साहब भी यहीं थे। मगर मुशर्रफ साहब को दिन-ब-दिन मुश्किल होता जाता है। और अब आपने देखा कि जो इश्यू बना हुआ था कि अगर कोई आर्मी इंटरवेंशन करती है तो नून लीग का ये जो एटलीस्ट ये मौक़िफ़ है कि हम जब वक़्त आएगा तो हम उसकी हिसाब करेंगे। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल इश्यू है कि अभी आप मार्शल लॉ लगा दें, शेर पे चढ़ जाएँ तो फिर शेर से कब उतरेंगे? उतरना तो पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि उतरेंगे नहीं आप, उतरना तो पड़ेगा। जब आप उतरेंगे तो उस वक़्त हालात क्या होंगे? उस वक़्त पॉपुलर सेंटिमेंट क्या होगा? किस तरीके से आप उतरते हैं? उतारे जाएँगे या उतरेंगे? वगैरह-वगैरह। मेरा ख़्याल है अगर कोई ऐसे जनरल्स हैं जो सोच रहे हैं, उनको 2 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सोचना चाहिए। या पावर सीज़ करना तो बड़ा आसान है। पावर छोड़ना और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और इस मुल्क में रहना सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी। अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की जो मुहिम है, वोट को इज्जत दो, ये अगर खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है, जिसका इम्कान ऐसे ही है कि आप लिड लगा देंगे, मगर आप जो सेंटिमेंट है अवाम के अंदर उसको आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने एज अ पॉलिटिकल नेशन भी इवोल्यूशन बड़ी हो चुकी है। इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ये सारी बातें जो चलती हैं ये चलती नहीं है। ये कोई नहीं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार। और आज जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि हम पुलिस के साथ इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या ख्याल है, इनको एडवाइस नहीं मिली थी कि रेंज ले लें या नहीं लेते? दिस इज़ माय। तो अब बात ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा, मगर क्या मार्शल लॉ लगेगा? क्या इमरजेंसी लगेगी? देखिए ना वेरिएंट्स हैं ना उस थीम के। सिविलियन गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है। इमरान खान इमरजेंसी लगा के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ले सकते हैं। मगर जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स लेंगे तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? लबैक के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्या ये सब मीडिया बंद कर देंगे? वो तो अभी भी कर सकते हैं। 3 दिन बंद रहा सोशल मीडिया, क्या हो गया?
किसी अदालत ने कोई रिलीफ दी? नहीं। तो आजकल के हालात के अंदर जो इक़दामात ये करना चाहें रिप्रेशन के, वो तो कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग एल्स। अलबत्ता जो खतरनाक बात है, जो मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर ये लॉन्ग मार्च होती है और ये बात नहीं सुनते आपकी, कोई समझौता नहीं होता, कोई नेगोशिएशन नहीं होती और लॉन्ग मार्च होती है और उसके अंदर फिर जमात इस्लामी भी आ जाती है, जेयूआई भी आ जाती है और ये प्रेशर पड़ जाएगा नून लीग के ऊपर भी कि आप भी आएँ और ये टेम्पटेशन भी होगी नून लीग के अंदर कि चलो एक और धक्का दो इसी मौके के ऊपर, ये ऐसे ही निकलवा दे तो बेहतर है, शायद इसके साथ हमारा मसले भी हल हो जाए। बिकॉज़ देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसका जो जो नज़र आ रहा है वो एक रिलीजियस प्रोटेस्ट नज़र आ रही है, मगर इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, जो मैंने पहला पॉइंट जो मैंने मेक किया। जी अब आपका तो इसीलिए रिलीजन को, मज़हब को रियासत ने और सियासी जमातों ने पहले भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल। पहली बार नहीं है, हमेशा इस्तेमाल होता है और अब अगर फिर इस्तेमाल हो जाए किसी इसी किस्म के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो लोग यही सोचेंगे क्या हर्ज है यार, एक धक्का और दो फिर देखा जाएगा बाद में। इसके अंदर तो वो जो फ्रेंच एम्बेसडर की वो तो खुद ही शायद चला जाए और ये मसला ही हल हो जाए। मगर लेकिन हम तो एक इस्तेमाल करें ना कि गवर्नमेंट को गिराएँ। जी, जी। एनएस आज तो इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर की उसमें भी तो उन्होंने अपीज़ किया ना, उन्होंने मज़हबी ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा अपीज़ किया जो कि पाकिस्तान में एक अब एक वो बन चुकी है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है कि आपने हर वक़्त अपीज़मेंट की पॉलिसी करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका भी ये ऑब्जेक्टिव है, टीएलपी का भी वही ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो टीएलपी वाले कहेंगे हम तो ज्यादा क्वालिफाइड हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इधर प्रॉब्लम जो है कि क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि जब तक पाकिस्तान में नजरियाती सियासत का जवाल होता रहेगा, डिक्लाइन करती रहेगी, ग्रुप्स लाइक टीएलपी जो हैं उनको मजीद स्पेस मिलती रहेगी और वो एक्सपैंड होंगे, क्या आप इस थीसिस से मुत्तफिक हैं? देखिए, आपने देख ही लिया कि जमात-ए-इस्लामी पिछली सारी प्रोटेस्ट मूवमेंट और पीडीएम और ये वो सबसे बाहर ही रही ना, हाँ तो जी। क्या उनको तो कोई अहमियत नहीं मिली? अब सही। मौलाना ने सबसे ज़्यादा गेन किया है और मौलाना ने किसी रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी जद्दोजहद नहीं की थी। तो इसलिए आप देखिए कि मौलाना ने कितनी शोहरत हो गई है। एक ज़माने में मौलाना वाज़ जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स। फिर यहाँ एक ऐसा वक़्त आया कि मौलाना वाज़ द सेंट्रल प्लेयर। पीपीपी और नून लीग इधर-उधर हो रहे थे। मौलाना सेंटर स्टेज थे। तो ये क्यों? इसीलिए ना बिकॉज़ रिलिजन के फोर्सेस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, नॉट नेसेसरीली फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो इसलिए अब अगर यही चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है, सारी जमातें कूद जाती हैं, तो ये जो ओरिजिनल जो मकसद है ना कि जी वो एम्बेसडर वाला वो खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत जाए, नए इलेक्शन हो। बिकॉज़ जब तक ये चलेगा उस वक़्त से पहले-पहले हो सकता है वो फ्रेंच एम्बेसडर साहब और उनका अमला वैसे ही सोचे कि यहाँ खतरनाक हालात हैं, हम चले जाते हैं। और तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी ना, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मच विल डिपेंड ऑन, अगर ये रोक लेते हैं इनके लॉन्ग मार्च से, तो फिर तो शायद मामला पोस्टपोन हो जाए, खत्म नहीं होगा। ये उनको बहुत बड़ा एक चीज़ मिल गई है, हर दफ़ा वो एक कोई ना कोई रिलीजियस इश्यू लेके गवर्नमेंट को अटैक करेंगे वो। और लेकिन गवर्नमेंट को अटैक करेंगे और माहौल ऐसा बना हुआ है, ताजिर हज़रात, कैपिटलिस्ट, बिज़नेसमैन, बाकी लोग, आम लोग, सियासी लोग, जो कि किसी और जमात को वोट डालते हैं, इस इश्यू के ऊपर इनकी हमायत करेंगे। आप ये बताइए कि अगर हम इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है इस पूरे क्राइसिस के, ये कोई क्राइसिस इमरान खान अकेले को तो नहीं आया ना, बेनज़ीर भुट्टो को तो आ गया था जब रोशनी ने बुक लिखी, उस वक़्त भी मुज़ाहरे हुए, जलाओ गिराए हुआ, डेनिश कार्टून्स आए बाद में, उस वक़्त भी आपको याद है कि पीपुल्स उसके खिलाफ पार्टी भी की हुकूमत मुज़ाहरे थी, हुए। फिर ये पीपुल्स पीपीपी पार्टी, जो 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 राजा गवर्नमेंट परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली राजा परवेज अशरफ, मुझे याद है मैं तो खुद उस वक्त मौजूद था इस्लामाबाद में, सीज थी पूरी वहां पर, बंद था और वो लोग अंदर आके डिप्लोमेटिक एनक्लेव के गेट्स पे पहुंच गए थे और मुशर्रफ ने 2006 में भी फेस की है। जब ये सारी गवर्नमेंट्स ने ये चीज फेस करते हैं तो इस बार जो सेठी साहब रिस्पॉन्स और एक डिनायलिज्म और बॉच्ड अप जो चीज है, वो आप इससे अग्री करते हैं कि इस वक्त हैंडलिंग जो है
वो ठीक नहीं थी इस गवर्नमेंट की। इट कुड हैव नहीं, बीन आप हैंडल्ड। कहते हैं ठीक नहीं की, मैं तो कहता हूँ बड़ी हिमाकतें की हैं। ठीक। ठीक तो बाद की बात है। अब देखिए ना, कितने लोग भूले हैं कि लाल मस्जिद में क्या हुआ था। अब वो लोगों ने उस चीज को बुलाया नहीं। वो भी बरकरार हैं अभी तक। अ, बिल्कुल बरकरार है। लाल मस्जिद वो की बात। बरकरार हैं। मैं एक्सक्यूज मी, ये फोन आ गया, मैं इसको बंद कर दूं। सो वो बरकरार हैं। चिड़िया और घर तो उनकी नहीं जो है अगर और वो खंडर। भी उसी किस्म के लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो हर जगह से रिलीजियस फोर्सेस जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवियंस है अगेंस्ट नॉन रिलीजियस गवर्नमेंट्स जो रही हैं, खा वो नवाज शरीफ की हो, या वो पीपल्स पार्टी की हो, या वो जनरल मुशर्रफ की हो। अब वो ये है कि ऐसी उनको एक पेग मिल गया है जिसके सब इकट्ठे हो सकते हैं और हो रहे हैं। अ, और ये क्योंकि इस जमात का मेन मकसद ही है कि इसी किस्म के इश्यूज को खड़ा करना, जो कि सिर्फ जिनकी जो हदूद है वो सिर्फ इनके तक नहीं है, सारे पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अ वेरी पावरफुल फोर्स। अब इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? इनका ख्याल था कि इसको मेन स्ट्रीम कर देते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्स जिस किस्म की होती है, उसको मेन स्ट्रीम कर देते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें कहते हैं इलेक्शन लड़े, 2-3 एमपीए दे देते हैं। तो अब आपने देख लिया, वो 2-3 एमपीए के साथ खुश होंगे। नहीं, वो अब बिल्कुल खुश होंगे। आप देखा नहीं आपने पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ आज? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर वहां उन्होंने अफसोस किया, सारी सियासी जमातों ने, कि लबैक के साथ क्या हुआ। उनके लिए दुआएं की गई जो उनके शहीद हुए। आपके पुलिस वालों के लिए किसी ने कोई दुआ नहीं की। ज़िक्र भी नहीं रियासत हुआ। के इदारों को प्रोटेक्ट करने की किसी ने नहीं की। तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि हमदर्दियां कहाँ हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल बोर्ड। बिल्कुल। सेठी ये सेठी साहब सेठी साहब ये मुझे बताइए कि बहुत सारे जो हमारे सियासतदान हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी गिरोह या उसके बयानिए को अपना लेते हैं या उसमें बढ़-चढ़ कर आगे आते हैं, तो उसके ऊपर उस घोड़े पे चढ़कर जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। इमरान खान ने टीएलपी की हिमायत की, ये कहा कि जी हमारे कारकुन इसमें जाना चाहते हैं। इन्होंने वो मशाइख कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने ये मुआहिदा किया जिसके अंदर पूरी तरह से उन्होंने घुटने टेके, पंजाब के अंदर निसाब की तब्दीली, उसके जो बोर्ड है उसमें इन लोगों को शामिल किया। शेख रशीद ये बार-बार कहता है कि ये लोग तो कल आए हैं, इस मामले पर तो सबसे पहले मैं जेल में गया और मैंने कुर्बानियाँ दी हैं और वगैरह-वगैरह। और आज लाल हवेली के सामने सैकड़ों लोगों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये सियासतदान क्या समझते हैं कि जी ये जो शेर है इस पर हम सवारी कर लेंगे? यही समझते हैं, इनका ये ख्याल है रियासत इतनी मजबूत है कि जब वक्त आएगा तो हम धमकी दे के अपने मसले हल कर लेंगे, अदरवाइज हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ। और अल्लाह खैर सल्ला। इस ये सबका यही मौक़िफ़ रहा है। शेख साहब के खिलाफ तो आज गालियां उन्होंने दी हैं, सिर्फ ये नहीं कि जी नारे लगे हैं, गालियां दी हैं उनको। अब आप सोचिए शेख साहब की क्या गाली देने की क्या जरूरत है? शेख साहब तो मजहबी, खुद मजहबी इंसान है। उन्होंने तो, वो तो शायद इनके साथ हमदर्दी करते होंगे कि जी हाँ, ये बड़ी ज्यादती है वेस्ट के अंदर जो हो रहा है। तो गाली क्यों दी है शेख साहब को? इसलिए दी है कि शेख साहब है इंटीरियर मिनिस्टर एक ऐसी हुकूमत के जिसके साथ नफरत होती जा रही है दिन ब दिन लोगों को, आम लोगों को। पहली बात। दूसरी बात ये कि शेख साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक झूठे इंसान का है, वो ऊपर से फिर ये भी पड़ती है। तीसरी चीज ये है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है। जब कोई क्रैकडाउन आता है और जो धमकी आती है वो शेख साहब से आती है। अब वो बेचारे, उनके पास और वो करें क्या, वो धमकी दे सकते हैं। अब आज जाएंगे, वो आज होके आए हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं। माफिया मांगी होंगी, उनकी आदत है, वो पैर पाँव पे गिर जाते हैं। और जब वक्त आता है, तो जी, शेर कुछ बन मौका पे जाते शेर बन जाते हैं। तो हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, बिल्कुल पहचानते हैं। एनएस, मैं ये हमारे एक कॉलीग है फराज दरवेश, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, यूएस और वेस्ट भी देख रहा है इसको, और अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ वाली चीज जाती है,
तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा यूएस को? ये फराज का क्वेश्चन है। देखिए, फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली अपने मफाद देखती। आजकल आपने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एक दफा नहीं, बहुत से ओकेजन्स के ऊपर ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम अपने आप को रीसेट करने जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा चाइना की तरफ झुक गए थे। हम एक्चुअली प्रो वेस्ट हैं, क्योंकि हमारी सारी तजारत, हमारा सारा कुछ जो है वो वेस्ट के साथ उसका ताल्लुक है। ये चाइना तो ठीक है, वो थोड़ी हमारी मजबूरी है, मगर हम एक्चुअली बड़े प्रो वेस्ट हैं। अच्छा, अब प्रो वेस्ट और वेस्ट आगे से ये कहता है अच्छा आप प्रो वेस्ट है तो आपने हमारे लिए क्या किया है? अफगानिस्तान में आपने हमारी मदद नहीं की, हमने वहां एक हुकूमत बैठाई हुई है। आप तालिबान को कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ अरसे के लिए नहीं, कम से कम 2 दिहाइयों आपने तो तालिबान को पनाह दी रखी है यहाँ। हम कहते रह गए और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी सख्त-सख्त बातें भी की हैं, याद है आपको? जी, कि हमें इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, हमारे साथ धोखा किया, ये किया, वो किया। अब पाकिस्तान क्या दे सकता है? अमेरिका तो जा रहा है अफगानिस्तान से। अगर कुछ दे सकता था तो अब दे के और अमेरिका को साथ रखता ना, मगर वो तो हुआ नहीं। वो जो जो अमेरिका अकॉर्ड चाह रहा था वो तो पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। अब आगे क्या करेगा पाकिस्तान? क्या अशरफ गनी की हुकूमत को प्रोटेक्ट करेगा? क्या अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर नए बेसिस देगा? जहां से अमेरिका जो है तालिबान के खिलाफ एयर एक्शन, एयर पावर इस्तेमाल कर सकता है। ये भी बाय द वे ये डिस्कशंस में ये बात चल रही है। अमेरिका 2 बेसिस मांग रहा है आपसे एंड हाँ, सो ऑन। अब आप बात ये है कि आप क्या देंगे? आज तो आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। कल को अगर ये बात आ गई कि आप अमेरिका को 2 बेसिस दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सारी सियासी जमातें इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है, वो उसी उसकी वही नोयत है जो कि नफरत है उन लोगों के साथ जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। तो जी, अमेरिका तो अब पहले पुराने ज़माने में तो इंडिया मेन दुश्मन था ना। अब इंडिया तो अपनी जगह पे रह गया, मगर अब नया दुश्मन भी एक बन गया ना अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ बड़ी नफ़रत है। वी आर वेरी एंटी अमेरिकन पीपल इन दिस कंट्री। कोई जी, यहाँ कोई हमदर्दी नहीं है अमेरिका के लिए, बिकॉज़ इम्पीरियलिस्ट पावर है और जिस किस्म की हरकतें वो करता रहा है, वो सबको पता है। अब और अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट फिर उनका ये ख्याल है कि ये प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका की तरफ टिल्ट करेंगे, तो यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ बड़े-बड़े लोग बैठे हैं जो इनको कहेंगे कि जी अच्छा, अब आप एक साम्राज्य पावर के साथ वापस उनके गोद में जा रहे हैं। तो ये बड़े मसले हैं आगे। बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे फिर क्या मांगेगी? अगर आप ये मार्शल लॉ लगाते हैं, तो वो क्या करेंगे? दुरुस्त। वो ये कहेंगे अच्छा चलो जी, पहली बात तो ये है कि इंडिया के साथ कश्मीर भी खत्म करो। आप कर सकते हैं। नहीं, चलो जी भूल जाएँ कश्मीर को, नॉर्मल बन जाएँ, रातों-रात करें, बनेंगे आप? नहीं, वो भी इसी किस्म का मामला है, इमोशनल मामला है कश्मीर का भी। वहाँ भी आपको इस किस्म की गुगलियाँ करवानी पड़ेगी और अब अवाम जो है वो गुगली खेल लेती है। उसे हाँ, नज़र आ जाती है ये गुगली है। तो अब बात ये है कि लगाने को तो लगा सकते हैं। देखिए ना, दे हैव द पावर टू डू सो। उसके बाद फिर देख लेंगे अच्छा जी फिर कैसे गेम खेलनी है, कैसे लोगों को मनाना है वगैरह-वगैरह। मगर ये क्राइसिस इतनी बड़ी सीरियस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इसको टैकल करना बेहतर ये होगा कि किसी सिविलियन गवर्नमेंट को कहे टैकल करे, गाली उसको पड़े। अगर आप आ गए तो आपका क्या ख्याल है? आपको कहीं और से कोई अभिषेक फिर मिल जाएगा आपको, जो कि सारा कुछ कर लेगा? क्या नहीं था इस हुकूमत के पास? मैं आपने ही तो सारे लोग लगवाए थे। तो क्या दैट्स राइट, उन्होंने कोई डिलीवरी की? तो अब आके अब डायरेक्ट आ जाएँगे तो क्या करेंगे? सिवाय ये कि बंदूक के ज़ेर के ऊपर कुछ ज़ुबानें चुप करा देंगे। कि कब तक? ये सोशल मीडिया ये कैसे रोकेंगे? हम दैट्स तो चुप राइट, हो ही जाएँगे, मगर बाकी तो जो एनोनिमस मिलियंस हैं, वो तो लगे रहेंगे बिल्कुल लगे ट्रोल रहेंगे। करने जी, आपको। बिल्कुल, और ये सियासी जमातें सारी एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठी हो जाएँगी। जुडिशरी के अंदर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो ज़मीरें जो हैं जाग जाएँगी। डिफिकल्ट प्रोपोज़िशन। जी, एनएस अच्छा ये हमारे ऑडियंस सवाल पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बेल क्यों रुकी हुई है? और ये बेल यार मिलेगी कि नहीं? मैंने आपको और इसका जवाब दिया था मेरा ख़्याल है पिछले कि ये रुकी हुई इसलिए है कि इमरान खान समझते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई डील करने जा रही है, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर। और अगर पंजाब हाथ से निकल गया और वो नून लीग के पास आ गया या वहाँ कोई और ऐसी तब्दीली आ गई कि इनकी छुट्टी हो गई और तो फिर इमरान खान का जो मेन बेस है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान है ना पंजाब, पंजाब में जो जीतता है वो इस्लामाबाद में बैठता है। जी, अच्छा, बिल्कुल। अब पंजाब अगर चला गया इमरान खान के हाथ से तो किसके पास जाएगा? इसलिए इश्यूज़ तो हैं। सो मेरा ये ख़्याल है कि
आगे ये इश्यूज बढ़ेंगे। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कुछ डेडलाइंस दे दी गई हैं कि मई तक तब्दीली हमने करनी है पंजाब के अंदर। हाँ, वो जहांगीर तरीन के जरिए हो या किसी और के जरिए हो, या ये सिर्फ धमकी है, खान साहब आप खुद ही कर लो। बेहतर तो ये है कोई अच्छा बंदा ले आए, करप्शन बंद करें, कोई गवर्नमेंट दें। जाहिर है, मेरा ख्याल है यही अप्रोच है कि खान साहब से करवाया जाए, या ये कि नहीं कि जी उनके बरक्स किया जाए कोई ऐसी चीज, फिर तो बड़ी सख्त टेंशन हो जाएंगी, जो कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ना खान साहब ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल। तो सेठी साहब, हमारे दोस्त हैं फॉर्मर एडिटर डॉन के अब्बास नासिर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है और अस्सलाम उनके वालेकुम अब्बास, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, उनके दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1 इज कि वो कह रहे हैं कि टीएलपी का तो वोट बैंक dwindle कर रहा था, ये जो भी क्रैकडाउन हुआ है इससे तो उसको बूस्ट मिल जाएगी सियासी तौर पर। और दूसरा उनका सवाल ये कि क्या टीएलपी जो है वो बीजेपी है हमारी, जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस का राइस हुआ है, तो क्या टीएलपी भी वो है? क्विकली। टीएलपी बीजेपी तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सियासी जमात, सोचती समझती, और जिसके साथ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म उनके साथ है। ये इनकी वो हैसियत बिल्कुल नहीं है, वहाँ तक पहुंची भी नहीं है। वो तो एक पुरानी जमात है, उसकी हार्ड लाइन बाद में आई है। और इस वक्त मेजोरिटेरियन पार्टी है। हमारे यहाँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ना। इस वक्त जो अगर कोई मेजोरिटेरियन पार्टी का जो इम्कान है वो तो नून लीग का है। और सिंध के अंदर अभी भी पीपल्स पार्टी है, और उसके बहुत से अदर रीजंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि दिस इज द फ्यूचर बीजेपी ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा, अल्लाह रहम करे। जी। और दूसरा ये कि ये जो इससे बूस्ट तो मिलेगी ना, आपने भी पहले ये कहा कि जितना इनको इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा उतनी सिंपथीज उनको मिल रही हैं लोगों की, तो जाहिर बात है कि ये तो उनको इलेक्टोरली तो फायदा होगा इस चीज का। जी, आप देखिए ना, ये कराची के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब की इलेक्शन आ रही है। पिछली दफा यहाँ लब्बैक के अच्छे खासे वोट थे, और मैं ये समझता हूँ इस दफा भी जो लड़ाई होगी वहाँ वो नून लीग की और लब्बैक की होगी। अ, आपने देखिएगा वहाँ आप कैसे वोटिंग निकलती है, वोटर निकलता है। अ, अलबत्ता मिफ्ता का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। बड़ी वेरिड किस्म की वहाँ पश्तून और सिंधी अ, और लोअर मिडिल क्लास वोटर है वहाँ, अ, जो कि उसमें काफ़ी उन्होंने पिछली दफ़ा भी नून लीग के लिए ठीक ठाक वोट डाला था। मगर और मेरा ख्याल है वो पीटीआई को धक्का मिल गया ऐसा कहीं से कि वो जीत गया, अदरवाइज नून नहीं जीतना था। मगर लंबाई को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। और इसका भी टेस्ट अभी आपको नजर आ जाएगा कि क्या वो ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, उतने ही हैं, या उनकी जो तवज्जो है, जो फोकस है, वो इस दफा अब किसी और तरफ है, तो शायद वो इलेक्शन में इतनी तवज्जो ना दे सके, या उसके उल्टा वो ज्यादा तवज्जो दे दिखाने के लिए कि हमारे साथ ज्यादा सपोर्ट है। वॉच दैट इलेक्शन। बहुत देर इलेक्शन। जी, हमारी ऑडियंस में, सॉरी सोलंकी साहब, आई नो आपके सवाल हैं। हमारी ऑडियंस वाले बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी ये ऑर्गेनिक हुआ है, खुद से हुआ है सारी टीएलपी का ये जो प्रोटेस्ट वगैरह, या इसके पीछे कोई कुवतें हैं? यानी कि ये रजा लोग तो गवर्नमेंट की नाम ले तरफ रहे हैं, से, मैं नाम नहीं ले रहा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़े वाजे तौर पे ये बात कही गई है। आज इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो इंडिया में 70% जो ट्वीट्स आ रही हैं प्रमोट कर रही हैं हेट्रेड वगैरह और रेजिस्टेंस, वो उनकी ओरिजिन इंडिया है। उन्होंने तो इशारा कर दिया है, उस पर कुछ छुपी भी बात नहीं है। यहाँ तक कि एक ऐसी व्हाट्सएप मैसेज भी चल रही है, सबने सुनी है, लगता ऐसे है कि कोई मिलिट्री ऑफिशियल है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा है। उसमें भी उन्होंने बड़े वाजे तौर पे पूरी एक कहानी, नक्शा खींचा है कि इसराइल, अमेरिका, इंडिया कैसे मुलव्वस हैं, और फंडिंग कहाँ से आ रही है। मगर बात यह है जी कि मैं नहीं समझता कि फंडिंग शंडिंग इधर से आ रही है। फंडिंग की जरूरत ही नहीं है उनको। अब देख लीजिए ना किस किस्म के गरीब लोग हैं, और इस जज्बे के साथ फंड्स को उनको कौन सी जरूरत है। फंडिंग वंडिंग की तो बात नहीं है, और उनके अपने तरीके हैं। आपका क्या ख्याल है, ये जो बाजार है आपका, कराची का बाजार, लाहौर का बाजार, 90% बाजार इनको सपोर्ट करता है ऑन दिस इशू। इस किस्म की जमातों को सारे फंड्स आते हैं फ्रॉम द बाजार। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और इनके जो फंडिंग फंडिंग आती है वो बाजारी दुकानदारों से आती है, और जो इनके जो कारकुन होते हैं वो लोग होते हैं
जो कि वहाँ लुम्पन एलिमेंट्स हैं दुकान के अंदर, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई डे लेबरर है, कोई छोटा ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई डब्बे पैक कर रहा है, कोई वो कर रहा है। ये वो लोग हैं जो कि जिनकी कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या कोई परमानेंट अपवर्ड मोबिलिटी जिसे कहते हैं, कोई रास्ता नहीं है, और इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर देम। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये टेम्पररी किस्म के लेबर है, एक दिन है, दूसरे दिन छुट्टी हो सके, और छोटे चल बाहर हो गया। सो बात ये है कि ये सारे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। सेठी साहब, सोलंकी साहब, मैं घूम फिर के फिर इसी नुक्ते पर आऊंगा। आप क्यों घूमते फिरते रहते हैं? इसलिए कि हरकत में बरकत है, इसलिए घूमना फिरना जरूरी है। अच्छा, ओके। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज इमरान खान ने ये कहा कि मेरे मौक़िफ़ में और तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों का जो हिकमत अमली है वो फ़र्क है, और उन्होंने वो हिकमत अमली आज रोल आउट की कि जी मैं मुसलमान मुल्कों के सरबराहों को इकट्ठा करूँगा, मैं जो है वो अ, जो अ, यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके खिलाफ एक ब्लॉक बनाऊँगा, दबाव डालूँगा, तिजारती दबाव डालूँगा, और जो इंटरनेशनल फोरम है उनको इस्तेमाल करूँगा, और क्योंकि मैं मगरिब में ज़्यादा रहा हूँ, मैं उनको ज़्यादा समझता हूँ आप तमाम लोगों से, और मैं उनको एजुकेट करूँगा कि वो जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ना करें। मेरी हिकमत अमली ज़्यादा कामयाब रहेगी। आपको जो इमरान खान ने जो हिकमत अमली रोल आउट की, उसकी कामयाबी के कोई इम्कान नज़र आते हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान साहब खान साहब की हैसियत क्या है इंटरनेशनल अरीना में? कोई हैसियत नहीं है। आपके यहाँ एक ज़माने में थी, अब दिन ब दिन गिरती जा रही है, मगर इंटरनेशनली तो उनको कोई ख़ास ज़्यादा घास नहीं डालता। लोग लीडर्स को घास नहीं डालते, लोग मुल्कों को घास डालते हैं। अगर मुल्क की कोई हैसियत है तो उसके लीडर की हैसियत है। अगर मुल्क की कोई हैसियत नहीं है तो लीडर की कोई हैसियत नहीं है। अब वो देखिए ना, आप उनके से आप कोई हैसियत नहीं है आपकी। अब क्या मेरे से पूछते हैं? मैं नहीं कोई डिप्रेसिव बातें करना चाह रहा। मगर अगली बात, खान साहब को क्या आज ही ये होश आई है कि वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया है? ये तो कब से है। तो ये पहले 2 साल सबसे ये बैठे हुए 3 साल होने जा रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं बाकी इस्लामिक ममालिक को इकट्ठा किया एक वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर? क्यों नहीं दुनिया घूमते रहे और सबको इकट्ठे करते रहे ताकि एक कॉमन स्ट्रेटजी बने इस्लामोफोबिया के खिलाफ? ये कार्टून्स आज की बात है, ये इस्लामोफोबिया आज की बात है। तो कब से चल रही है ये बात? तो क्यों होश नहीं आई? आज याद आ गया कि मैं करूँगा ये, इसीलिए कोई यकीन नहीं सेठी करेगा इन साहब, बातों पे। इन्होंने कोशिश की थी तुर्की और मलेशिया के साथ, याद है? वो एक कॉन्फ्रेंस नहीं, भी कर रहे थे, एक टीवी चैनल भी बना रहे थे। अरे भाई वो टीवी चैनल क्या इसलिए बना रहे थे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बना रहे थे? वो तो बना रहे थे अपनी-अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए, और एक वो भी आप देखिए ना, टर्की के अंदर कोई डेमोक्रेट कोई बैठा हुआ है, और मलेशिया के अंदर जिसके साथ कर रहे थे उनकी तो वैसे ही छुट्टी होगी। और क्या आपका ख्याल है इमरान खान कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट है? और ये क्या एक आपका क्या ख्याल है कि ये ओआईसी वाले जो हैं वो कम उनकी हमदर्दी है हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के साथ कम है कोई? नहीं। तो ये सियासी बातें हैं। अ, अगर करना चाहते तो ये खुद, इनको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी टर्की के साथ बैठना, ये सऊदी अरेबिया के साथ बैठते, ये ओआईसी के साथ बैठते। कश्मीर की बात नहीं है, ये और बात थी। इसके ऊपर बैठते ना जाके वहां, हर एक को मिलने जाते, 50 लोगों के दफ्तरों में जाते, बैठते, वहां बात करते, सारा फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर लगाते कि जी ये हमारे लिए बड़ी अहम अहम बात है। नहीं, आपने तो तो एक चक्कर लेकिन में लगाया। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है सेठी साहब। मैं लेकिन ये एक और जो बहस तलब बात है, मैं वक्त चूंकि निकल गया, लेकिन मैं सिर्फ कोई कमेंट ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बात ये है कि और भी तो इस्लामी मुल्क है ना, वहां पे वो लोग वहां की जो है वो भी देखते हैं इस्लामोफोबिया जो हो रहा है, कार्टून्स का मसला हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे ठेका जो है वो पाकिस्तानियों ने ले रखा है? आज आप सारे ये बात कर रहे हैं कि वो इंजरी हुई है और इस्लामोफोबिया की वजह से गुस्सा है, गम है, तो सवाल ये कि ये यहाँ पे क्यों ज्यादा है, इंडोनेशिया में क्यों नहीं है?
या और जहाँ पे मलेशिया में क्यों नहीं है? ये कोई खास है पाकिस्तानी के इन्होंने? सऊदी अरब में क्यों क्यों नहीं है, जो कि थैंक यू। मरकज है इस्लाम का? हाँ, सऊदी देखिए गल्फ स्टेट्स। देखिए मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है। बात यह है कि रियासत जो चीज होती है ना, उसके अपने मफाद होते हैं, उसकी दोस्तियां नहीं होती, जज्बात नहीं होते, मफाद होते हैं। जब मफाद की बात आती है तो उसके अंदर मजहब, सियासत, जमहूरियत, डिक्टेटरशिप, ये सब चीजें नंबर 2 हो जाती हैं। वो देखना ये होता है कि मफाद किस में है। अब मफाद आजकल पाकिस्तान का मफाद या इन ममालिक का मफाद वो इसी में है कि तजारत की जाए वेस्ट के साथ, तेल बेचा जाए, उनका तो ये है। उन सारे जो है वो वेस्टर्न कैंप में है। आपकी भी सारी तजारत जो है वो वेस्टर्न कैंप के साथ है। आप तो सिर्फ चाइना से माल खरीदते हैं ना, बेचते तो कम ही है ना। आप सारा माल बेचते हैं यूरोप को या अमेरिका को। आपके सारे मजदूर जो हैं, जो पैसे आपको भेजते हैं, जिनके फ्यूचर लगे हुए हैं, वो उधर ही लगे हुए हैं ना, या वेस्ट में लगे हुए हैं या सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में लगे हुए हैं, जो कि उनके साथ लगे हुए हैं। तो बात यह है कि रियासत के मफाद यही हैं कि लड़ाई झगड़े वेस्ट के साथ ना किए जाए, कोई पंगा ना लिया जाए जिसके साथ रिएक्शन हो और आपको बहुत नुकसान हो जाए। ये रियासत जब ये सोचती है कि नुकसान होगा, तो फिर शुरू में तो लगता है कि रियासत का नुकसान होगा, पर हो जाता है आवाम का। अगर महंगाई और बढ़ जाए, अगर यहाँ सैंक्शंस लगने शुरू हो जाएं, अगर आपके बैंकिंग चैनल्स खत्म हो जाएं, एफएटीएफ आपका गला काटने के लिए आ जाए, तो मसला बन जाएगा ना। इवेंचुअली तो अवाम के ऊपर ही चलेगा ना एक्स। तो बिल्कुल। इसलिए बात तो ये सही है कि जज्बात के साथ आपने इंटरनेशनल रिलेशंस मसले हल नहीं करने, मफाद के साथ करने हैं। और जैसे कहते हैं ना पंजाबी कौड़ा कुट करके, और जज्बात में कंट्रोल रखो और ज़हन नज़रिए अपने मफाद के लिए करें। इवेंचुअली रियासत के मफाद इन 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 केसेस में वो अवाम के मफाद भी होते हैं। ज़ेन इस्तेमाल हुंदा साइड तो आज ये हाल होता हमारा एनएस। बहरहाल होलंगी साहब, आपकी आखिरी कोई कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, फिर हम क्लोज करते हैं। नहीं, मैं सेठी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और अ, मैंने कहा आप फिर घूम आप के आ रहे हैं। नहीं, आप कोई आखिरी बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, वरना आज अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आज होलंगी साहब जो है ना, वो बहुत सारे, वो आपने कहा ना घूम के आ रहे हैं, तो यू टर्न का सीख लिया उन्होंने भी आर्ट, क्योंकि आपको पता ना ये अब एक एसओपी बन गया है पाकिस्तान आज वैसे मैं यू देख टर्न। रहा हूँ सोलंकी साहब की जुल्फें जो हैं बाकी काफी वो बिखरी हुई है। आज बड़े रिलैक्स किस्म के मूड में हैं। थैंक यू एनएस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप कि ये हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलें और ये जो मसला है इसका सियासी हल हो, ना कि इंतजामी या क्रैकडाउन वाला हल है, वो बिल्कुल भी सही मैं नहीं। कह रहे हैं आप। मैं मैं सिर्फ खबर के तौर पर ये बता दूं कि कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि आज इमरान खान जो पाबंदी बगैर सोचे समझे लगाई गई थी वो हटा देंगे, लेकिन अब इस तरह की इतलात हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ये बात भी है कि जी वो पाबंदी जो है वो हट जाए और सफ़ीर जो है उसके साथ कोई बातचीत करके उनको ज़रा छुट्टी-वुट्टी की जाए। तो बात ये है कि मुझे सफीर की बात का तो पता नहीं है। ज़रूर फ्रांस के साथ बात हो सकती है कि कुछ हमारी हेल्प करें, टेम्परेरी रिलीफ दें हमें। मगर कि वो खुद ही उठ के चले जाएँ और ये कह दिया जाए भी हमने तो नहीं निकाला, वो तो खुद ही चले गए, मसला हल हो जाए। मगर मैं एक बात आपको कह दूँ कि ये जो बात है ना कि आपने बैन किया और अब आप बैन विथड्रॉ कर लें, ये कल को फिर करना पड़ गया या कुछ करनी पड़ गई बात, तो आपके लिए बड़े-बड़े मसाइल बन जाएँगे। अब आपने बैन किया है, अगर आपने बैन विथड्रॉ ही करना है एज़ अ कंसेशन, तो लेट इट हैपन थ्रू द कोर्ट्स। इनको कहें कि अदालत में बैन को रिवर्स करने की कोशिश करें, और मेरा ख्याल है अगर लबैक अदालतों में जाएगी तो बैन रिवर्स हो जाएगा। जी, बिल्कुल हो जाएगा। और सेठी साहब, बात ये है कि सबसे अहम बात ये होगी कि ये यू टर्न वाला मामला, ये यू टर्न बड़ा सीरियस होगा, क्योंकि ये सरेंडर होगा, ये कैपिचुलेशन होगी कि आप एक बार आकर आप 2 दिन कहते हैं जी बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तीसरे दिन आप आगे पीछे हट जाते हैं, तो फिर ये तो जोक बन जाएगा। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है सबसे अहम जरूरत ये है कि जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है, वो देखें कि ये वाली चीज इसको कैसे हैंडल करना है, इसको खराब नहीं करना। ये अगर खराब होगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ सिर्फ वन लास्ट पॉइंट, प्लीज प्लीज। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि हुकूमत की तरफ से या और भी हमारी पुलिस की हिमायत नहीं की गई जितनी की करनी चाहिए थी।
आज अगर आप इस पुलिस की हिमायत नहीं करेंगे इस किस्म की खतरनाक सिचुएशन में, जहाँ के काफ़ी गुस्सा है उसके अंदर, उनके बड़ी तकलीफ भी हुई है, तो कल को जब आपको इस पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी इसी किस्म के मसले को हैंडल करने में, तो शायद वो इस किस्म के डट के नहीं खड़े होंगे। तो ये सोच लेना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऐड कर दी बात दोबारा से। मेरे ख़्याल से मैं भी इसमें एक पॉइंट ये कहना चाहता हूँ, और हमने इस प्लेटफ़ॉर्म से कई बार ये कहा है कि सेठी साहब इतने दिन हो गए, मगर हमारे जो सीएम पंजाब के हैं, उनकी तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की मज़म्मत नहीं देखने में आई, ना ही सियासी लेवल पर आई है। ये जो हमारे हीरोज़ हैं पुलिस वाले, चाहे पंजाब में हो, केपी में हो, ये फ्रंट लाइन के ऊपर पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और देंगे। और इनके साथ जिस तरह से किया गया है, अगर ये नहीं इनके साथ खड़े होंगे, तो इसका यही मतलब है कि ये स्टेट का सरेंडर जो है, ये हर सूरत में इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक और यू। हमारी थैंक यू। ऑडियंस है, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।